अस्सलाम वालेकुम। आज के ऑप्थेमोलॉजी लेक्चर में हम एक बहुत कॉमन कंडीशन को डिस्कस करेंगे व्हिच इज़ सबकंजक्टिवल हेमरेज। सो व्हाट इज़ अ सबकंजक्टिवल हेमरेज? इसमें बेसिकली ये होता है कि जो हमारा कंजक्टिवा है उसके नीचे ब्लड वेसल्स जो हैं फॉर व्हाटएवर रीज़न बर्स्ट करती हैं एंड देयर इज़ अ ब्लीड इन दैट एरिया। पेशेंट को यूजुअली खुद शीशे में नज़र आ रहा होता है या कोई उनके उनके अटेंशन उसकी तरफ लाते हैं तो बड़ा एक वाजे रेड कलर का पैच नज़र आ रहा होता है अगेंस्ट द वाइट स्क्लेरा, राइट? तो इट लुक्स प्रीटी ड्रामेटिक, इट लुक्स वेरी अलार्मिंग, लेकिन मोस्ट केसेस इट इज़ हार्मलेस और ख़ुद ही रिजॉल्व हो जाता है। ये ब्लीडिंग क्योंकि कंजक्टिवा के अंदर ट्रैप्ड होती है तो यू कांट सिंपली वाइप इट अवे, ठीक है? और वो लोकलाइज्ड किस्म की ब्लीड होती है और क्योंकि ये आपके एक्सिस ऑफ विजन में नहीं होता, कॉर्निया के ऊपर ये नहीं आ सकता है क्योंकि अगर आप एनाटमी से फेमिलियर हैं तो कंजक्टिवा जो है वो कॉर्निया के ऊपर नहीं आ रहा होता। सो इसलिए यहाँ पे यू कैन फाइंड कि आपकी विज़न जो है वो अफ़ेक्ट नहीं होती और दिस इज़ वन ऑफ द डिफरेंशियल्स ऑफ अ रेड आई या पिंक आई इन व्हिच योर विज़न इज़ नॉट अफ़ेक्टेड, ठीक है? जनरली दिस इज़ पेनलेस और यूजुअली इट इज़ अ फ्लैट एरिया ऑफ ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग फॉर सम रीज़न ज़्यादा सिवियर है तो एक बुलस अपीयरेंस हो सकती है। अब ये क्यों होता है, इसके डिफरेंट रीज़न्स हो सकते हैं। सो अ वेरी कॉमन रीज़न इज़ इंक्रीज़्ड प्रेशर, मीनिंग टू से कि किसी भी वजह से अगर उन वेरी डेलिकेट ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया है सडनली ड्यू टू इंटेंस कॉफिंग या स्नीजिंग, स्ट्रेनिंग, वॉमिटिंग, तो ये वेसल्स ब्रेक हो सकती हैं और ब्लीड हो सकता है। इसी तरह आई से रिलेटेड ट्रॉमा जो है, एक्सीडेंटल इंजरीज़, माइनर ट्रॉमा, इवन विगरस आई रबिंग के साथ भी ब्लीडिंग समटाइम्स हो जाती है। फिर समटाइम्स पेशेंट ऐसी मेडिकेशंस ले रहा होता है जिसकी वजह से वो प्रीडिस्पोज्ड होता है टू ब्लीडिंग, सच एज़ एस्पिरिन या ब्लड थिनर्स, कोई और वारफेरिन, एंटीकोएगुलेंट टाइप स्टफ या कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे ले रहे होते हैं लाइक विटामिन ई या फिश ऑयल, so that can predispose the patient to a subconjunctival bleed. ख़ास तौर से एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से you will be tested on aspirin, antiplatelets, systemic anticoagulants, and long-term steroid use. Here, another reason could be systemic conditions. Maybe the person has diabetes, hypertension, or bleeding diathesis, जिसकी वजह से उनकी blood vessels जो हैं वो weak हैं and they are more likely to rupture. फिर आई सर्जरी की वजह से भी हो सकता है कि कोई रीसेंट प्रोसीजर हुआ हुआ है आई के साथ, पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन है या इंट्राविट्रियल इंजेक्शन लगे हैं पेशेंट को, तो उसके रिजल्ट से भी सबकंजक्टिवल ब्लीड हो सकती है। इट कुड बी इडियोपैथिक। फिर थोड़ी-सी एक वियर्ड सी और रेयर सी कॉज़ है ऑक्यूलर वाइकेरियस मेंस्ट्रुएशन। ये ज़्यादातर बुक्स में भी नहीं मेंशन्ड होती, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इंटरेस्ट मैंने मेंशन किया है कि साइक्लिकली एवरी मंथ अलोंग विद मेंस्ट्रुएशन सम पीपल आर प्रोन टू हैविंग सबकंजक्टिवल हेमरेज। फिर कंजक्टिवल इन्फ्लेमेशंस जो होती हैं, कंजक्टिवाइटिस एक्यूट, उसमें ये हो सकता है। फिर जनरली एज़ यू एज, लाइक स्पेशली पीपल हू आर अबव द एज ऑफ 65 दे आर एट रिस्क ऑफ हैविंग दिस। फिर ऑक्यूलर एमिलॉइडोसिस जो है, उसमें रिकरेंट ये प्रेज़ेंटेशन होती है। दैट्स बिकॉज़ एमिलॉइड डेपोज़िशन जो ब्लड वेसल्स में होती है, वो उनको फ्रेजाइल और लाइकली टू रप्चर करती है। फिर ये कि कंजक्टिवल और एडिनेक्सल ट्यूमर्स हो सकते हैं। चाइल्ड अब्यूज़ कैन आल्सो बी वन ऑफ द डिफरेंशियल्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द सिम्पटम्स। एज़ सच इसमें सिम्पटम्स हैं नहीं, ठीक है? क्योंकि ना आपकी विज़न इम्पेयर्ड होती है एंड यूजुअली ये पेनलेस होता है। यूजुअली इसकी जो अपीयरेंस है वो या तो पेशेंट खुद नोटिस करता है या कोई पेशेंट को बताता है कि लुक यू हैव दिस रेड पैच ऑन योर आई या ब्लीड है, एंड पेशेंट यूजुअली इसी वजह से फिर डॉक्टर के पास आता है, ठीक है? बिकॉज़ दे जस्ट नोटिस्ड इट। माइल्ड इरिटेशन या समटाइम्स ग्रिटीनेस, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकती है बट ज़्यादातर लोगों में नहीं होती। So history, of course, I'm not going to get into details of entire, eye history taking. लेकिन यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपने ज़रूर कवर करना है हिस्ट्री में, उसमें ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पेशेंट को कोई ऐसी क्रॉनिक इलनेस तो नहीं है जो उसको प्रीडिस्पोज करती है टू दिस, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स वगैरह। फिर आपने उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री लेनी है, कोई रीसेंट ट्रॉमा है या कोई रीसेंट प्रोसीजर हुआ है आई का,
तो वो आपके नॉलेज में होना चाहिए। फिर ये कि यू शुड डेफिनिटली आस्क अबाउट स्ट्रेस और स्ट्रेन लाइक रिकरेंट कॉफिंग बाउट, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, हेवी लिफ्टिंग वगैरह। किसी भी वजह से आपके हेड एरिया में और ख़ास तौर पे इंट्राओक्युलर प्रेशर रेज़ होने की जो-जो वजूहात हो सकती हैं कॉमन, यू शुड नेम देम एंड आस्क द पेशेंट अबाउट इट। फिर ये कि कोई भी हिस्ट्री ऑफ आई सर्जरी, ट्रॉमा, क्रॉनिक कंडीशंस आई मेंशन्ड, फिर कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ ये भी वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स है। फिर क्या उसकी कोई ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड तो नहीं है जिसकी वज़ह से उसको फिज़िकल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा करना होता है या रिस्क ऑफ आई इंजरी हो। सिस्टेमिक सिम्पटम्स पूछने चाहिए दैट विल बी रिलेटेड टू सिस्टेमिक इलनेसेस लाइक फ़ीवर, मलेज़ वग़ैरह वेग सिम्पटम्स हो सकते हैं। फिर ये कि आप इन्फेक्शंस का पूछ सकते हैं। वैस्कुलर न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स आपको पूछने चाहिए, हेडेक्स, डिज़ीनेस, न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स, फैमिली हिस्ट्री पूछनी चाहिए। सोशल फैक्टर्स का आपको आइडिया होना चाहिए। स्ट्रेस लेवल्स, रीसेंट ट्रैवल हिस्ट्री और ख़ास तौर पे अगर आपको ये वाले रेड फ्लैग्स मिलते हैं तो आपको फर्दर हिस्ट्री एक्सप्लोर करनी चाहिए सच एज़ अगर पेशेंट कहता है कि मुझे होते रहते हैं, रिकरेंट हैं, परसिस्टेंट हैं, तो यू शुड इन्वेस्टिगेट इट फर्दर। फिर ये कि ऑफ कोर्स व्हेनेवर इट्स अ क्रॉनिक कोर्स तो यू शुड डेफिनिटली टेक अ वेरी डिटेल्ड हिस्ट्री। उसके साथ अगर एसोसिएटेड बड़े ऑब्वियस से आई साइंस हैं लाइक प्रोप्टोसिस है या सीवियर आई पेन है या लॉस ऑफ विजन है, तो आपको और ऑर्बिटल पैथोलॉजीज़ के बारे में सोचना चाहिए। तो जनरली डायग्नोसिस इज़ प्रीटी एविडेंट, यू लुक एट द पेशेंट, यू एग्जामिन द पेशेंट एंड इट्स राइट देयर। सो अब इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, सारे इतने बड़े या इतने छोटे नहीं हो सकते, देयर इज़ डिफरेंट वेरिएशंस बट दिस इज़ अ प्रीटी ऑब्वियस स्पॉट डायग्नोसिस। तो इन्वेस्टिगेशंस में जनरली नहीं करते इन्वेस्टिगेशंस क्योंकि ये most likely it's one time thing, but if for some reason you suspect history taking say कि maybe this person has an underlying systemic condition, you should further investigate it। आपको पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, कोएगुलेशन स्टडीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ब्लीडिंग डिसऑर्डर को तो डेफिनेटली रूल आउट करना है। अगर साथ ट्रॉमा की हिस्ट्री है तो उससे रिलेटेड आप दूसरी आई इंजरीज़ को असेस करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। इसका प्रोग्नोसिस क्या है? जनरली इन मोस्ट केसेस ये 1 से 2 हफ्ते में ये खुद ही ठीक हो जाता है। वो जैसे जिस तरह ब्रूज़ के कलर्स चेंज होते हैं ना, उसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता इसका कलर चेंज होगा एंड इवेंचुअली इट विल हील। देयर आर यूजुअली नो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट्स और विज़न भी अफ़ेक्ट नहीं होती। हाउएवर अगर ये रिकरिंग एपिसोड्स हैं तो फिर प्रोग्नोसिस माइट बी अकॉर्डिंग टू द कॉज़। अच्छा, ट्रीटमेंट की बात करें तो अगेन जैसे कि मैंने कहा कि ये 2 हफ़्ते में रफ़ली जो है ये खुद ही रिज़ॉल्व हो जाता है, तो एज़ सच स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट इसका नहीं है। लेकिन इफ देयर वेरी लार्ज स्पॉट्स तो यू कुड गिव सम सपोर्टिव ट्रीटमेंट लाइक आर्टिफिशियल टीयर्स आप दे सकते हैं अगर किसी को माइल्ड इरिटेशन वाले सिम्पटम्स हैं। फिर पेशेंट को आपको काउंसल करना चाहिए कि आइज़ को बिल्कुल रब नहीं करें क्योंकि दैट विल कॉज़ फर्दर इरिटेशन एंड ट्रॉमा। फिर ये कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए। इफ़ द पेशेंट इज़ हाइपरटेंसिव तो उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करना चाहिए। अगर hematoma large है तो some doctors may go for giving prophylactic antibiotic eye drops, so that could be an option. I hope you learned something. I hope that you understood more about subconjunctival hemorrhages and you will be able to diagnose them when you see a patient with it. Inshallah, I'll be back with more videos. Allah Hafiz.